शो का इंट्रो म्यूजिक और टाइटल कार्ड। जरा सोचिए, एक तरफ आपको किसी रास्ते से गुजरने के लिए हरी झंडी दी जाती है और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आप पर गोलियां चलने लगती हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है हॉर्मुज़ की खाड़ी में। तो इसके पीछे की असली कहानी क्या है, आइए समझते हैं। तो हुआ यह है कि हाल ही में एक बड़ी चौंकाने वाली घटना हुई। दो भारतीय कमर्शियल जहाज़ों पर ईरानी सेना ने हमला कर दिया। जब ये जहाज़ हुर्मुज़ की खाड़ी से गुजर रहे थे, ठीक उसी वक्त उन पर ईरानी सेना ने गोलियां चलाईं। खुशकिस्मती ये रही कि किसी की जान नहीं गई, बस जहाज़ की खिड़कियों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन इस एक घटना ने वहां ऐसा डर पैदा कर दिया कि 13 दूसरे जहाज़ों को भी अपना रास्ता बदलकर वापस लौटना पड़ा। और असली पेच यहीं पर है। ये जहाज़ कोई चोरी छुपे नहीं जा रहे थे। इन भारतीय जहाज़ों को ईरान की तरफ से बाकायदा गुजरने की हरी झंडी मिली हुई थी। तो देखिए ये कितना बड़ा विरोधाभास है एक ही देश के अंदर। एक तरफ ईरान का विदेश मंत्रालय है जो दुनिया को बताता है कि हाँ, कमर्शियल जहाज़ आराम से आ जा सकते हैं, उन्हें पूरी इजाज़त है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान की ही एक ताकतवर नौसेना IRGC उन्हीं जहाज़ों पर हमला कर देती है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर एक ही देश से दो अलग-अलग आवाज़ें आ रही हैं, तो असल में फैसले ले कौन रहा है? ईरान को चला कौन रहा है? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें एक नाम को समझना होगा, IRGC, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसे 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद बनाया गया था और इसका काम था नई सरकार की विचारधारा को बचाना। लेकिन आज की तारीख में ये सिर्फ ईरान की सेना का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि देश की सबसे ताकतवर मिलिट्री और इकोनॉमिक फोर्स है, जो चुनी हुई सरकार के कंट्रोल से भी बाहर काम करती है। तो सवाल ये है कि IRGC आखिर इतनी ताकतवर है कैसे? देखिए, ये चुनी हुई सरकार को जवाब नहीं देती, बल्कि सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। फारस की खाड़ी में जो नौसेना है, उसका पूरा कंट्रोल इसी के पास है। और इसका असर सिर्फ मिलिट्री तक ही नहीं है, इसका अपना बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, कंस्ट्रक्शन से लेकर टेलीकॉम तक। मतलब ये कि ये असल में एक देश के अंदर एक और देश जैसा है, जिसकी अपनी सोच है, अपने नियम हैं। और ये जो दो ताकतें हैं ना, इनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। जहां ईरान की चुनी हुई सरकार दुनिया से रिश्ते सुधारने के लिए डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाना चाहती है, वहीं IRGC बहुत ज्यादा कट्टरपंथी है और पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका की सख्त विरोधी है। तो चलिए, अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिसने ये सब शुरू किया। अगर IRGC इतनी शक्तिशाली है, तो उसने उन जहाज़ों पर हमला क्यों किया जिन्हें सरकार से इजाज़त मिली हुई थी? क्या ये बस एक गलती थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मकसद छुपा है? देखिए, इस हमले को अकेले में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता बदलने के लिए दबाव बना रहे थे। जवाब में उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी करने का ऐलान कर दिया। और इसी के पलटवार में IRGC ने हॉर्मुज़ की खाड़ी पर अपना कंट्रोल दिखाकर ये जता दिया कि इस इलाके का असली बॉस कौन है। और यहीं पर ईरान अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी रणनीति एकदम साफ है। हॉर्मुज़ की खाड़ी दुनिया के तेल व्यापार के लिए एक चोक पॉइंट है, मतलब एक ऐसा संकरा और ज़रूरी रास्ता जिसे अगर कोई बंद कर दे तो पूरी दुनिया का तेल व्यापार ठप हो सकता है। ईरान इसी चोक पॉइंट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो इस हमले के जरिए IRGC ने, आप कह सकते हैं, एक खुला पैगाम भेजा है अमेरिका और पूरी दुनिया को। उनका संदेश साफ है, अगर आप हमारे जहाज़ों का रास्ता रोकेंगे तो हम किसी भी जहाज़ को यहाँ से आज़ादी से गुजरने नहीं देंगे। इस रास्ते पर हमारा कंट्रोल है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भले ही जहाज़ भारत के थे, पर यह संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं था। ये दुनिया की बड़ी ताकतों को दिखाने की एक कोशिश थी कि देखिए, दुनिया भर में जो तेल सप्लाई होता है, उसे कंट्रोल करने की ताकत ईरान के पास है और वो जब चाहें इसमें रुकावट डाल सकता है। और भारत के लिए तो ये मामला और भी ज़्यादा संगीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी हुर्मुज़ की खाड़ी से होकर आता है। तो जाहिर है, यहाँ की ज़रा सी भी गड़बड़ी भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। ज़रा सोचिए, अगर इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है या ये बंद हो जाता है, तो उसका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा?
पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, जिससे हर चीज महंगी होगी, यानी महंगाई बढ़ेगी, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी भारी रुकावट आएगी। अब जाहिर है भारत इस पर चुप नहीं बैठ सकता था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए भारत ने तुरंत एक बहुत सख्त डिप्लोमेटिक कदम उठाया। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को बुलाया और इस हमले पर अपनी गहरी नाराजगी और चिंता जाहिर की। ये एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि भारत को ईरान से अपने पुराने रिश्तों और अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के बीच एक बैलेंस बनाना है। और उस मीटिंग में भारत ने साफ साफ कह दिया, देखिए, हमारी 3 सीधी सीधी मांगे हैं। पहली, हमारे जहाज़ों की सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जाए। दूसरी, जहाज़ों की सामान्य आवाजाही को तुरंत बहाल किया जाए। और तीसरी, ये पक्का किया जाए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। ये भारत की तरफ से एक बहुत ही क्लियर मैसेज था कि अपने लोगों और व्यापार की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब एक ही देश का विदेश मंत्रालय शांति और व्यापार की बात कर रहा हो और उसी देश की एक ताकतवर सेना हमला कर रही हो, तो दुनिया को आखिर किसकी बात पर यकीन करना चाहिए? ये दुविधा सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि उन सभी देशों के लिए है जो इस बेहद अहम क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।